नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ 25 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके सामने आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक होने वाला है ये है व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। तो क्लास 8th के हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल बिकॉज। तो देखिए, बंगाल से 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी, उसकी डेथ हो गई थी। आपको बताना है ऐसा क्या हुआ था बंगाल में। तो पहला दिया गया टेरिबल फमीन अकर्ड देयर। ठीक है, यही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, सूखा पड़ गया था, फमीन आ गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई थी। ठीक है, तो फमीन आ गया था, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं ड्रॉट नहीं हुआ था, फमीन है। ठीक है, महामारी फैल गई थी, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। द महलवारी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय। तो देखिए, महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो पहला दिया है चार्ल्स कॉर्नवालिस, गलत है। बी दिया है रॉबर्ट क्लाइव, भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है होल्ड मैकेंजी, ये ऑप्शन आपका सही है। तो याद रखिएगा, महलवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो होल्ड मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड कह रहा है रैयत स्वर। अब देखिए, रैयत वाली सिस्टम जब आया तो रैयत्स कौन होते थे। तो जो कल्टीवेटर्स होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, रैयत्स कहा जाता था। तो रैयत्स कौन होते थे, तो कल्टीवेटर्स होते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है होम डिड इंडिगो कमीशन हेल्ड गिल्टी। तो इंडिगो कमीशन ने किसको दोषी माना था, बताना है आपको। तो प्लांटर्स को दोषी माना था। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। किसको दोषी माना था, तो प्लांटर्स को दोषी माना था किसने, इंडिगो कमीशन ने। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आफ्टर द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। देखिए, जब इंडिगो का प्रोडक्शन बंगाल में कोलैप्स हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, समाप्त होने की कगार पे आ गया, तो जो प्लांटर्स थे उन्होंने अपना ऑपरेशन कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब आपको बताना है किस जगह पे अपना मतलब जो भी ये कह सकते हैं कि जो अभी ऑपरेशन वो लोग करते थे या जो भी प्लांटिंग करते थे वो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या है, बिहार इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बिहार में वो शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 में कहा गया है इंडिगो कल्टीवेशन वॉज डन अंडर 2 मेन सिस्टम नोन एज। तो देखिए, 2 सिस्टम हुआ करते थे इंडिगो कल्टीवेशन के। पहला होता था निज और दूसरा क्या होता था, रैयती। ठीक है, निज और रैयती सिस्टम, 2 तरीके के सिस्टम होते थे, याद रखिएगा, निज और रैयती। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7th में कहा गया बाय द टर्म्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज। देखिए, जब तक परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, ठीक है, तब तक जो राजा हुआ करते थे, जो तालुकदार हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको जमींदार्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जमींदार्स कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th में कहा गया हु डेवलप्ड रैयतवारी सिस्टम विच ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो देखिए, रैयतवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, और याद रखिएगा रैयतवारी सिस्टम कहाँ तक पहुँच गया था, तो सदर्न इंडिया मतलब साउथ इंडिया तक पहुँच गया था। तो रैयत वारी सिस्टम को डेवलप या इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो ये थे थॉमस मुनरो। ठीक है, कौन थे, थॉमस मुनरो थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आप एक आंसर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि परमानेंट सेटलमेंट भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय डैश। तो देखिए, जितने भी विलेजेस होते थे, इंडिगो विलेजेस जितने भी होते थे, वो मेनली आसपास होते थे इंडिगो फैक्ट्रीज़ के। ठीक है, और ये कौन ओन करता था, ठीक है, तो ये जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी इसको ओन कौन करता था, तो जो प्लांटर्स होते थे वही इन इंडिगो फैक्ट्रीज़ को क्या करते थे, ओन करते थे। ठीक है, यह कह सकते हैं कि जो इंडिगो विलेजेस हुआ करते थे उनको कौन ओन करता था, तो प्लांटर्स ओन करते थे। फैक्ट्रीज तो नहीं ओन करेंगे, प्लांटर्स मेनली क्या ओन करते थे, इंडिगो विलेजेस, जो भी गाँव में लोग रहते थे उसको वो लोग मतलब वही लोग वहाँ पर रहते हैं, इनको प्लांटर्स कहते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। द प्लांटर्स एट टाइम प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द डैश ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स। ठीक है, तो प्लांटर्स ने क्या किया था, प्रेशराइज किया था, विलेज का जो हेड होता था, विलेज का जो हेडमैन होता था, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था। ठीक है, कि वो एक साइन करें। ठीक है, किस चीज़ पे साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। किस पे साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। ठीक है, तो इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ रैयत। तो रैयत के बिहाफ पे उनको क्या करना था, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना था। ये प्लांटर्स ने प्रेशराइज किया था किसको, विलेज हेडमैन को।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ आ जाएंगे। वाई वर बंगाल आर्टिसंस डिजर्टिंग विलेजेस। अब देखिए बंगाल के जो आर्टिसंस थे वो धीरे धीरे करके विलेज को छोड़ के क्यों भाग रहे थे, क्यों जा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज दे वर बीइंग प्रेशराइज टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइजेस। देखिए इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उनको बहुत कम रेट पे अपना जो भी सामान पैदा हो रहा था, जो भी वस्तु पैदा हो रही थी उनके खेतों से, उसको बहुत कम रेटों पे देना पड़ रहा था। किसको, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ रहा था, जिस वजह से बंगाल के जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे, वो अपने विलेजेस को छोड़ छोड़ के क्या कर रहे थे, जा रहे थे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ है तो गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। ठीक है, इसका नाम आप लोग ने सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसका नाम सही क्या था, चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका नाम था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था और ये उस टाइम पर गवर्नर जनरल था जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, व्हाट डिड परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली मीन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब यहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट थी। और क्या चीज़ परमानेंट थी, कि जो टैक्स था, जो भी रेवेन्यू पीजेंट्स को देना होता था सरकार को या कंपनी को, वो चीज़ परमानेंटली फिक्स थी। वो फिर चाहे जैसा भी प्रोड्यूस हुआ हो, प्रोडक्टिविटी ख़राब हुई हो, अच्छी हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं था, आपको उतना देना है टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू द पीजेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू पे वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। देखिए ये हमने आपको बताया, जो भी रेवेन्यू पीजेंट्स या जो भी किसान लोग थे, उनको जो भी रेवेन्यू या टैक्स जो देना पड़ता था, वो चीज़ क्या कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी परमानेंटली। ठीक है, और इसको फिर इंक्रीज़ भी नहीं किया जाता था और डिक्रीज़ भी नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इंक्रीज़ ना करना तो अच्छा है, लेकिन डिक्रीज़ ना कहीं बुरा है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा खेत है जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रही, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड जमींदार फेस अंडर परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट के दौरान ज़मींदार को क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एज द, देख लेते हैं अब इसको क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे जरा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है एज द रेवेन्यू हैज़ बीन फिक्स्ड एट वेरी हाई रेट। अब देखिए जो रेवेन्यू फिक्स होती थी वो बहुत हाई रेट पे होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स देना होता था लोगों को, जो टैक्स फिक्स किया था, तो बहुत ज़्यादा पहले से ही होता था। ज़मींदार फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू पे। अब जिसकी वजह से ज़मींदार उस टैक्स को आसानी से दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, और इससे होता क्या था कि अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे कंपनी को, तो उनकी ज़मींदारी जो थी वो भी छिन जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो असर पड़ रहा था वो किस पे पड़ रहा था, ज़मींदारों पे ही पड़ रहा था। ठीक है, और ज़मींदार टैक्स किससे लेते थे, गरीब किसान से लेते थे। जब गरीब किसान के पास पैसा है ही नहीं तो कहाँ से ज़मींदारों को दे देगा, और ज़मींदारों को पैसा नहीं देगा तो ज़मींदारों की ज़मींदारी ख़त्म कर देगी कंपनी। इस तरीके का रूल बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन शायद वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16th कह रहा है, हु वाज विलियम मोरिस। अब विलियम मोरिस कौन था आपको बताना है। तो ये एक फेमस पोएट भी था, आर्टिस्ट भी था, 19th सेंचुरी का, और कहाँ का था, ब्रिटेन का था। तो याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा पोएट भी था, आर्टिस्ट भी था, और कौन सी सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का, और कहाँ से बिलोंग करता था, ब्रिटेन से बिलोंग करता था विलियम मोरिस। ठीक है, अब इसने एक डिज़ाइन करी थी, एक डिज़ाइन इसने प्रिपेयर करी थी फ्लोरल कॉटन प्रिंट की, और उसको क्या कहा जाता था, मोरिस कॉटन प्रिंट भी कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, हु क्रिएटेड कलमकारी प्रिंट। अब कलमकारी प्रिंट किसने क्रिएट करी थी, तो वीवर्स होते थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कलमकारी प्रिंट क्रिएट करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, व्हाट इज़ द कॉमन इन टू प्रिंट्स, कलमकारी प्रिंट एंड मोरिस कॉटन प्रिंट। अब देखिए दो तरीके के, विलियम मोरिस की बात अभी हम लोग ने करी, कलमकारी प्रिंट की बात करी। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, और क्या चीज़ कॉमन थी, कि दोनों क्या करते थे, इंडिगो यूज़ करते थे। इंडिगो मतलब एक तरीके से नील होता था, जैसे नील की खेती होती है, इंडिगो प्लांटर्स आप लोग ने सुने होंगे। तो जो नील होती थी वो बहुत ज़्यादा रिच ब्लू कलर, वो उसका ये लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हाट इज़ इंडिगो। अब ये इंडिगो है क्या, तो इंडिगो को हिंदी में याद रखिएगा नील कहते हैं। जैसे आप लोग ने उजाला सुना होगा, तो वैसे ही नील होता है, पहले नील आता था पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो नील होती है, ये एक प्लांट होता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, तो रिच ब्लू कलर की एक डाई को प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको डाई की तरह, मतलब एक कलरिंग सब्सटेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, डाई बनाई जाती है इससे, डाई बाल में लगाने वाली नहीं, कलर वाली डाई बनाई जाती है इंडिगो से। ठीक है, और किस कलर का होता है, रिच ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th कहा गया व्हाट वाई डिड क्लॉथ डायर्स, ठीक है, प्रेफर इंडिगो टू वुड। अब देखिए इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे थे, जो क्लॉथ को जो मतलब कलर करने वाले लोग थे या डायर्स थे, वो इंडिगो ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू वुड। वुड भी एक पेड़ था जिससे डाई बनती थी। ठीक है, तो क्लॉथ डायर्स प्रेफर इंडिगो एज अ डाई बिकॉज इट प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो इंडिगो से जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ही रिच था, मतलब बहुत निखर के आता था, लेकिन जो वुड से जो कलर प्रोड्यूस होता था वो बहुत ढीला ढाला है, कह सकते हैं बहुत डल सा था, अपीयरेंस उसका उतना शाइनिंग नहीं था। इस वजह से जो क्लॉथ डायर्स थे वो किसको प्रेफर करते थे, इंडिगो को प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू वुड। नेक्स्ट पे आते हैं, 21st क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड फ्रेंच बिगिन कल्टिवेटिंग इंडिगो। अब देखिए फ्रेंच लोगों ने इंडिगो का कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करीबियन आइलैंड में एक जगह है जिसको कहा गया है सेंट डोमिनिक। ठीक है, सेंट डोमिनिक में इन लोगों ने क्या किया था, कल्टीवेशन स्टार्ट किया था किसका, इंडिगो का, और ये कहाँ पर लाई करता है, करीबियन आइलैंड में लाई करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड इंग्लिश कल्टीवेट इंडिगो। अब इंग्लिश लोगों ने, मतलब इंग्लैंड या ये कह सकते हैं ब्रिटेन के लोगों ने जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया था इंडिगो का वो कहाँ किया था, ठीक है, तो जमाइका में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd कह रहा है व्हाट डिड निज कल्टीवेशन रिक्वायर। देखिए निज नाम से पता चल रहा है निजी, अब निजी का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, तो निज कल्टीवेशन पे क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत सारे हल चाहिए होते थे, बहुत सारे बुलक कार्ट चाहिए होते थे। ठीक है, तो बहुत सारे हल चाहिए, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बुलक्स चाहिए, बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट चाहिए, तो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24th कह रहा है व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम फॉर द प्लांटर्स। प्लांटर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, दे वर नॉट इन पोजीशन टू इन्वेस्ट और परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो। अब देखिए जो प्लो थे उनके बहुत ओल्ड उसके थे, ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था कि वो अपने प्लो को नए प्लो खरीद सकें या अपने प्लो को क्या कर सकें, मेंटेनेंस उनकी करवा सकें। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th कह रहा है व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब देखिए इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए वुमेन ने क्या रोल प्ले किया आपको बताना है। ठीक है, अब ये वुमेन क्या रोल प्ले करती थी कि ये जो इंडिगो प्लांट से निकलता था, ठीक है, उसको कहाँ तक लेके जाती थी, वट्स तक, वो मतलब बहुत गहरे पानी में जो इंडिगो वर्कर्स थे वो जाते थे और क्या करते थे, तो जो इंडिगो सोल्यूशन थे उसको बीट करते थे और बहुत अच्छा कलर उससे क्रिएट होता था। ठीक है, तो कहीं ये कह सकते हैं कि इंडिगो का कलर क्रिएट करते थे, इंडिगो को और ज़्यादा ब्राइट बनाते थे, इस तरीके का काम करते थे। हु वर दी गोमस्थास। अब गोमस्त कौन थे, तो एजेंट्स थे प्लांटर्स के, उनको गोमस्थास कहा जाता था, गोमस्त कहा जाता था। ये कौन थे, तो एजेंट्स थे किसके, प्लांटर्स के, ये एजेंट्स हुआ करते थे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वर दी लाठियाल्स। अब देखिए लाठियाल्स कौन होते थे, दे वर दी लाठी वील्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय दी प्लांटर्स। अब प्लांटर्स क्या करते थे, कुछ हट्टे कट्टे लोगों को अपने साथ रखते थे और वो मेनली लाठी कैरी करते थे कि अगर मान लीजिए किसी को मारना पीटना हो तो वो भी कर सकें। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहा गया है, लाठियाल्स कहा गया है। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो होते हैं कंप्लीट। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, इसके अलावा हम लोग ने कई और भी MCQ के सेशन बनाए हैं और भी कई सारे नोट्स के सेशन बनाए, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।